हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन। आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का अगला जो वेजिटेबल क्रॉप है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी कि भटा, जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम मिलोनजेना, फैमिली है सोलेनेसी और क्रोमोसोम नंबर है 2 = 24। इट इज़ अ नॉन tuberferious species of solanum. In India, it might have spread to African and European countries. ये इंडिया में अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री द्वारा लाया गया है। इट इज़ अ मेन वेजिटेबल ऑफ अ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेजिटेबल है और ये 8% ऑफ टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल इन द कंट्री इज़ ऑक्यूपाइड बाई ब्रिंजल। जो टोटल एरिया का 8% है वो ब्रिंजल वेजिटेबल के द्वारा प्रोडक्शन लिया जाता है। और भारत और चीन के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यह मानी जाती है। बैगन की खेती देश के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में की जाती है। बैगन खेती भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस आदि देशों में भी की जाती है। मैदान क्षेत्र में पूरे साल उगाया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ये पूरे साल, पूरे ईयर जो है बैगन की खेती ली जाती है। इसमें इम्पोर्टेंस एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, स्टेबल वेजिटेबल, यह एक स्टेबल वेजिटेबल है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के एंड आयरन। इट इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी। ये एक विटामिन ए और सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अमीनो एसिड कंटेंट इज़ हाइयर इन पर्पल वेराइटी। जो पर्पल कलर की वेराइटीज़ होती हैं, जो हम भाटा में पर्पल कलर की जो भाटा हम लोग देखते हैं, ब्रिंजल देखते हैं, उसमें अमीनो एसिड का जो है बहुत ही अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बैगन जो है कुछ औषधि गुण भी पाए जाते हैं। यह भूख बढ़ाने वाला, एफ्रोडिएसिक्स और हृदय बलकारक, कफ के लिए भी लाभप्रद होता है। सफ़ेद बैगन की सब्जी मधुमेह, डायबिटीज़ रोगियों के लिए अत्यंत लाभप्रद पाई गई है। जो सफ़ेद बैगन है वो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दांत के दर्द के लिए तेल, कुछ गोद तिल के तेल में बैगन खाया जाता है। ये सब इसमें नमी, प्रोटीन जो है, फैट है, खनिज पदार्थ एंड कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, थियामिन, विटामिन सी एंड ए, निकोटिनिक एसिड, ये सब जो है न्यूट्रिशन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ग्रोथ हैबिट्स, इसमें कुछ ग्रोथ हैबिट्स होते हैं। जस्ट लाइक बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट ब्रिंजल कैन बी क्लासीफाइड एज सोलेनम मिलोनजेना वेराइटी एस्कुलेंटम। इसका फ्रूट जो है लॉन्ग होता है और राउंड ओवल टाइप का होता है। सोलेनम मिलोनजेना सर्पेंटाइन, ये जो है स्नैक ब्रिंजल है। फ्रूट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग, लीव्स आर प्रिंकली। इसका फ्रूट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग होता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं वेराइटीज़। ब्रिंजल वेराइटी आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड शेप ऑफ फ्रूट। फ्रूट के कलर और शेप के आधार पर ब्रिंजल को कुछ वेराइटीज़ डेवलपमेंट अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लॉन्ग फ्रूट वेराइटीज़। लॉन्ग फ्रूट वेराइटीज़ जिसमें आता है पूसा पर्पल लॉन्ग, इवोल्वड एज अ सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स्ड भटिया। पूसा पर्पल क्लस्टर लॉन्ग इज़ एन अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी। ये बहुत जल्दी पकने वाली वेराइटी है। सेकंड है लॉन्ग ग्रीन वेराइटी। इसके अंतर्गत आता है अर्का कुसुमकार, अर्का शिरीष, अर्का नागर, ग्रीन लॉन्ग। इसका लॉन्ग ग्रीन वेराइटी में आता है। अगला है राउंड पर्पल। इसमें पूसा पर्पल, राउंड, सिलेक्शन 6, शुफाला, अर्का नवनीत, कृष्णा नागर, पंत ऋतुराज, विजया हाइब्रिड, श्यामला इसमें आते हैं। अगला है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन में बनारसी जैंट, राउंड स्ट्रिप्ड, ये दो वैरायटी इसके अंतर्गत आती है। अगला है राउंडिश वाइट, जो गोल आकार के वाइट कलर के जो होते हैं उसमें। इसमें सम वैरायटी अंडर दिस ग्रुप हैव पर्पलिश टिंज विथ वाइट स्ट्रिप्स। पर्पल कलर के ट्रिंज में वाइट स्ट्रिप्स वाले आते हैं, जिसमें मंजरी है, वैशाली है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है राउंडिश वाइट, ओवल ओब्लॉन्ग वेराइटी।
जूनागढ़ ओब्लॉन्ग, भाग्यमती, H4, पूषा अनमोल। पूषा अनमोल इज़ अ हाइब्रिड वेराइटी बिटवीन पूषा पर्पल लॉन्ग एंड हैदरपुर। ये जो दो वेराइटी के क्रॉस से बना है, पूषा पर्पल लॉन्ग एंड हैदरपुर। हाइब्रिड वेराइटी में पूषा अनमोल और अर्का नवनीत। तो पूषा अनमोल जो बना है, अभी मैंने बताया कि पूषा पर्पल लॉन्ग एंड हैदरपुर से, और अर्का नवनीत जो बना है IIHR 22-1 इंटू सुप्रीम से बना है। अब देखते हैं क्लाइमेट। ब्रिंजल इज द वार्म सीजन क्रॉप सस्टेबल टू सर्व फ्रॉस्ट। इट रिक्वायर अ लॉन्ग वार्म सीजन बिफोर फ्रूट मैच्योरिटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। बैगन उष्णकटिबंधीय जलवायु की सब्जी है। इसे लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसके अधिकतर किस्मों के लिए पालों से मुक्त 3 से 4 मास का समय आवश्यक होता है। लंबे फल वाली सब्जियों की अपेक्षा गोल फल वाली किस्म पाले के लिए अधिक सहनशील होते हैं। बैगन के बीजों का अंकुरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा होता है। पौधों की अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 30 डिग्री तापमान भी बेस्ट होता है। यदि मौसम लंबी अवधि तक ठंडा रहे तो पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थोड़े से पाले से भी इससे अधिक हानि हो सकती है। अब अगला देखते हैं सॉइल। ब्रिंजल कैन बी ग्रोन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल। The ideal soil should be a deep, fertile and well drained. The pH should be not more than 5.5 to 6 for better growth and development. उचित जल निकास वाली उर्वर रेतीली दोमट भूमि जिसका pH 5.5 से 6 के करीब हो उचित मानी गई है। वैसे इसे उचित जल निकास वाली मटियार दोमट भूमि में उगाया जा सकता है। बैगन की कुछ किस्मों को उच्च pH मान वाली मृदाओं में भी उगाया जा सकता है। अब देखते हैं टाइम ऑफ सोइंग। इन प्लेन क्रॉप इज ग्रोन इन दिस सीजन 3 सीजन। समर क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग February to March. रबी क्रॉप इज October to November and hills seed sown in April May and the seedling transplanted in May to June. पर्वतीय क्षेत्रों में बैगन की फसल केवल गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। पौधशाला में नर्सरी में बीज फरवरी से मई तक बोए जाते हैं और उसका जो रोपाई है ट्रांसप्लांटेड ऊंचाई के अनुसार अप्रैल मई जून तक की जाती है। अक्टूबर नवंबर तक फसल की कटाई भी आराम से हो सकती है। और इसमें 1 हेक्टेयर खेत के लिए 400 से 500 ग्राम सीड्स रेट वेरियस फ्रॉम 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड की इसमें आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी प्रैक्टिस एज वेल एज टोमेटो। जैसे हमने टोमेटो की फसल के लिए नर्सरी बनाई थी, एक प्रॉपर 7:1:0.1 मीटर के रेशियो में हमने उसमें नर्सरी तैयार की थी और उसको सीड सोइंग करने के बाद उसमें मल्चिंग भी कर दिया था। पैडी स्ट्रॉ या फिर पॉलीथीन लेकर उसमें मल्चिंग कर दिया था। एज वेल एज टोमेटो के जैसे ही इसमें भी नर्सरी प्रैक्टिस हम करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग। सीडलिंग आर 8 to 10 सेंटीमीटर हाइट विथ 2 to 3 ट्रू लीव्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। जब सीडलिंग जो है 8 से 10 सेंटीमीटर की हाइट के हो जाते हैं और उसमें 2 से 3 पत्तियां निकल जाती हैं, तब वो जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और जो समर क्रॉप होता है उसको रीज एंड फरो सिस्टम में हम लगाते हैं ताकि हमें इरिगेशन इफ़ेक्टिव वाटर जो है उसका अच्छे से यूज़ हो सके। और वैरायटी को ट्रांसप्लांटेड करने के लिए स्पेसिंग हम रखते हैं 60x60, 60x60 सेंटीमीटर। और राउंड फ्रूट जो वैरायटी होती है उसको 75x75 सेंटीमीटर पर हम रखते हैं। सीडलिंग शुड बी अ हार्डनेस बिफोर लिफ्टिंग ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। द समर क्रॉप मे बी ट्रांसप्लांटेड रीज एंड फरो सिस्टम फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर। Hardening of seedling is achieved by withholding water for 4 to 6 days before transplanting. Light irrigation should be given on due day of nursery pulling. अब देखते हैं मैन्यूरिंग यानी कि खाद। उसमें क्या क्या खाद
पड़ते हैं। ब्रिंजल ऑक्यूपाई द लैंड वेराइटी 6 to 8 month, अबाउट 25 to 30 टन ऑफ FIM। 25 से 30 टन FIM की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और NPK का जो रेशियो है एट द रेट हम जैसे डालते हैं पर हेक्टेयर हिसाब से, उसमें 100 kg नाइट्रोजन, 80 kg, 60 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उसमें डालते हैं। बैगन की फसल लंबी अवधि वाली होती है। उच्च उर्वरता वाली मृदाओं में यह अधिक उपज देने वाली फसल है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर हम जुलाई टाइम में 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी कुंडों में डालना चाहिए, जो कि पौधों की पंक्तियों से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 30 दिन बाद, दूसरा भाग रोपाई के 45 दिन बाद या टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम उसमें दे सकते हैं। Nitrogen may be applied either twice or thrice depending upon soil condition at 30 days and 45 days after transplanting. And अगला है irrigation. Brinjal is a shallow rooted crop. It needs frequent irrigation. The crop is irrigated at 3 to 4 day interval. जो नॉर्मल जो हम लाइट इरिगेशन देते हैं वो 3 से 4 दिन के अंतराल पे हम देते रहते हैं। एंड समर सीजन में, गर्मी के दिनों में हम 12 से 15 दिन के अंतराल पर हम उसमें सिंचाई करते रहते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रेनी स्पेल इरिगेशन इज नॉट नीडेड। ब्रिंजल इज जनरली इरिगेटेड बाय फरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी एंड आल्सो टू रिड्यूस वीड ग्रोथ। हम इसमें ड्रिप इरिगेशन भी सिस्टम भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो वाटर की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, उसकी यूज़ की इफिशियंसी बढ़ जाती है और वीड का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होता है, यानी कि कम होते हैं, बहुत कम वीड इसमें लगते हैं। अब अगला देखते हैं इंटर कल्चर। जनरली मैनुअल वीडिंग इज डन टू रिमूव वीड्स। जो मैनुअल वीडिंग है, जो हाथ वीडिंग है, हम हाथ से उखाड़ के हम उसमें वीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर फिर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। रीजन फरो सिस्टम से प्रॉपर स्पेसिंग में प्लांट्स लगे होते हैं, तो हम अपने हाथों से अच्छे तरीके से वीड को रिमूव कर सकते हैं। Shallow cultivated is followed to put down the weed growth. Weeds can be controlled by applying herbicide like फ्लूक्लोरिन। हम उसमें वीडीसाइड भी अप्लाई करके फ्लूक्लोरोरेलिन एट द रेट 1.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उसमें वीडीसाइड अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं हार्वेस्टिंग। फ्रूट आर हार्वेस्टेड व्हेन दे अटेन गुड साइज एंड व्हेन their fuse is a bright and glossy appearance. If the fruit is too immature, we press the fruit, the pressed portion spring back. फ्रूट जो है गुड साइज, गुड कलर के हिसाब से प्रॉपर साइज में हो जाते हैं, तब उसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं। डिस्टेंस मार्केट, लोकल मार्केट, उसके हिसाब से हम उसके सेफ साइज एंड कलर के हिसाब से फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है। एंड इन अब देखते हैं यील्ड। इन केस ऑफ ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है उसमें 200 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज आती है। और जो हाइब्रिड वेराइटी है वो 300 to 700 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था ब्रिंजल का कल्टीवेशन के बारे में। इसके आगे जो है इसमें प्लांट प्रोटेक्शन में इंसेक्ट डिसीज़ के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उसमें बहुत कौन कौन सा इंसेक्ट लगता है, कौन कौन सा उसमें डिसीज़ लगता है, हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।